नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इलेक्शन के रिजल्ट्स आने में तो अभी 2 दिन बचे हैं। आज है 8 मार्च और 10 मार्च को पूरे नतीजे सामने सबके आ जाएंगे। लेकिन जो चैनल्स एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसने एक संकेत दिए हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है और विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी अभी इसको मानने को तैयार नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ रही है, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा को कितने वोट मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे तो ये तय दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से रिपीट करने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो भाजपा को फिर से सरकार में वापसी दिलवा रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव होने से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ में जो एक गठबंधन बनाया था, हालांकि इसके पहले भी उन्होंने गठबंधन बनाया था जितने भी चुनाव हुए थे, चाहे वह लोकसभा का रहा हो या विधानसभा का रहा हो, लेकिन अब की बार कई छोटे दलों को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरी, उसको देखकर ये लग रहा था कि इस बार बहुत ही टफ फाइट होने जा रही है, जो कि 7 चरणों के इलेक्शन तक ये दिखते रहे कि समाजवादी पार्टी और भाजपा, हालांकि तीसरी पार्टी कहीं भी बहुत कहीं छोटे छोटे जगहों पे, कुछ जगहों पे ऐसा लग रहा था कि त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन कमोबेश ये स्थितियां पूरे उत्तर प्रदेश में दिखती रही कि भाजपा और सपा एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब सवाल वही आता है फिर कि इतने गठबंधन होने के बावजूद आज समाजवादी पार्टी को वो लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लाभ किस बात का मिल रहा है। तो यहाँ जो कुल मिला के एक बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं, जो एक सिनेरियो पूरा जो बदलने जा रहा है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे ये पूरी तरीके से उसमें परिणामों में बदल जाते हैं और भाजपा की सरकार फिर से बनती है, तो यकीन मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने जा रही है। क्यों बदलने जा रही है इसको मैं जब कह रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी सरकार में थी और डेवलपमेंट के काम उसके द्वारा किए गए थे जिसको नकारा नहीं जा सकता है, जिसमें एक्सप्रेस वे और मेट्रो और इस तरह लखनऊ में कई सारे ऐसे पार्कों की स्थापना की गई। लेकिन आखिर में जो चूक हुई थी समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव ने जिस चीज़ को दरकिनार किया था, जो उनके विधायकों और मंत्रियों के द्वारा जो क्षेत्रीय जो अपने जो विधानसभा का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो अपेक्षित काम ना करना और विपक्षी के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाना, जिसको अखिलेश यादव पूरी तरीके से रोक पाने में नाकाम थे, जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा। आज अगर भाजपा फिर से वापस आ रही है तो उसमें कौन से फैक्टर काम करने जा रहे हैं, उसमें कई सारे ऐसे मिथक भी टूटने गए हैं, टूटने जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि एक बहुत बड़ा वर्ग निकल कर आया, लाभार्थी, जो पहले जाति व्यवस्था के उसमें जो है वोट पड़ते रहते थे, इस बार के चुनाव में एक बहुत बड़ा एक वर्ग निकल कर आया लाभार्थी। वह सारे जातियों से अलग था, हर जातियों में था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और दूसरा फैक्टर ये था कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। कई जगहों पे 9 से 10% पुरुषों ने जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज उनका जो रहा, उससे 9 से 10% ज़्यादा महिलाओं ने योगदान दिया। ये बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि पहले महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज कम हुआ करते थे, जैसा कि आकलन मीडिया हाउसेस द्वारा लगाया गया है। उसमें जो लाभ मिलने जा रहा है भाजपा को, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो लोगों को राशन मिला, ये बहुत बड़ा फैक्टर काम आया, लोगों को आवास मिले, ये काम आया। तो घर की जो औरतें थी उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट करते हुए वह दिख रही हैं। अभी तक का जो रुझान आया है एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज आया है। दूसरा, हम चलते हैं सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरीके से वहाँ पे दंगे हुए और जो एक पीड़ित वर्ग
जो हिंदू वर्ग था, जाटों से ही मुसलमानों का जो एक संघर्ष हुआ था, वह पीड़ित हुए थे। कैराना का था, मुजफ्फरनगर का दंगा था, उसमें बाद में जिस तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने, ये ऐसा कहें कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के सहारे अपनी राजनीति को पश्चिमी यूपी में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ जो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं फिलहाल, और ऐसा जो माना जा रहा था कि भाजपा को वहाँ से कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली और भाजपा को जो सबसे बड़ा डेंट लगने वाला था वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही था। लेकिन एग्जिट पोल पर अगर नज़र डालें तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा को वहाँ भी अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। जो नुकसान होने जा रहा था वह नहीं हुआ है, और इसी कारण से भाजपा अगर जहाँ से उसको नुकसान होने वाला था वहाँ से आगे बढ़ रही है, उसको डेंट नहीं मिला है वहाँ से जाटों के वोट मिले हैं, और कई सारे ऐसे वर्ग थे जिनके वोट मिले, इसलिए भाजपा वहाँ से भी मजबूत होकर निकली। सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि आरएलडी में जयंत चौधरी को जाट अपना नेता मानते तो हैं, जो अभी का पैटर्न दिख रहा है उसमें जहाँ भी जाट आरएलडी के प्रतिनिधि के रूप में थे, वहाँ प्रत्याशी के रूप में थे, उनको वोट्स तो मिले हैं, लेकिन वहीं दूसरी जगह समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया, इसको लेकर भी जाटों में नाराज़गी थी और उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, जैसा कि अभी दिख रहा है। हालांकि ये सारी स्थितियां तो 10 तारीख को साफ हो ही जाएंगी, किसको कितने वोट मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन अभी का जो आकलन है उसमें यह है कि जो एक वर्ग की पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कहें कि वोटों की ठेकेदारी जो नेताओं के द्वारा की जाती थी, वह मिथक भी इस चुनाव के बाद से टूटने जा रहा है, जो कि ऐसा अभी दिख रहा है। दूसरा हम आते हैं सेकंड फेज में, जो यादव लैंड की बात की जाती थी सेकंड थर्ड फेज में, उसमें भी भाजपा को अपेक्षित सफलता मिली है। एक वर्ग, जैसे कि समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता था कि कुछ ही जिले थे, मैनपुरी, इटावा, सैफई, इन सब जगहों के जो यादव थे उन्हीं लोगों को लाभ अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव द्वारा दिया जाता रहा। उसी जगह जो दूसरा वर्ग था वह वंचित रहता था। एक बहुत बड़ा वर्ग था ओबीसी का, जो भाजपा के साथ में आता हुआ दिख रहा है, वहाँ भी भाजपा को सफलता मिली है। उसके बाद के जितने फेजेस हुए हैं, अगर हम इसमें फाइनल फेज 6 और 7 की बात कर लें तो उसमें आजमगढ़ का जो क्षेत्र था और उसके पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी। कमोबेश स्थिति वही रहने वाली है, लेकिन भाजपा वहां से भी प्लस हो रही है। अब सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, एक तो लाभार्थी का फैक्टर था जो भाजपा को सफल कराने में वो हो रहा है, और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि योगी के द्वारा अपने बाद के भाषणों में लगातार माफिया और बुलडोजर, एक हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग और दूसरे हाथ से विकास, इस बात को बार बार जिस तरीके से हैमरिंग उस पर की जा रही थी, और योगी आदित्यनाथ के स्वभाव में बुलडोजर दिखने लगे थे। पब्लिक का परसेप्शन ये था कि जिस तरीके से वह त्रस्त हुई थी माफियाओं से, अगर उनसे कोई निपट सकता है तो योगी आदित्यनाथ ही हैं। इसीलिए बुलडोजर भी एक ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ। कभी क्या किसी ने सोचा था क्या कि बुलडोजर जो है ये भी कभी विकास से संबंधित हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। कई जाति वर्गों ने अपने जो उनका पैटर्न रहा है वोटिंग का, उससे अलग होते हुए, अलग हटते हुए उन लोगों ने वोट किया है भाजपा को, जो अभी दिख रहा है। सबसे बड़ा जो ताजुब मुझे दिखा, 6% जो है मुस्लिम वोटर्स ने भी, जैसा कि आंकड़ों में दिखाया जा रहा था चैनल्स के, उन्होंने भी वोट किया है भाजपा को। तो ये सारे जो चेंज थे वो दिख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा को सफलता मिल रही है। लेकिन जो 2 समस्याएं आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्पीच में बार बार इस चीज़ को बोला, क्योंकि जो गांव में किसान थे वो सबसे ज़्यादा त्रस्त थे। तो ये जो छुट्टा पशु थे इनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, और सरकार ने इसमें समय रहते ध्यान नहीं दिया, जो एक ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो ध्यान नहीं।
अब एक स्थानीय रूप से शासन लेवल पे जो कम्युनिकेशन गैप रहा, संगठन कहीं दिखा नहीं, उसका भी असर रहा। तो बाद में प्रधानमंत्री तक को इस बारे में बार बार बोलना पड़ा कि सरकार आने के बाद में इस पर एक व्यापक तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या थी ये। किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। दूसरा, विधायकों ने अपने क्षेत्र में जीतने के बाद जाना भी सही नहीं समझा। 2 साल अगर कोरोना काल की बात कर लें, जिस तरीके से सीएम खुद काम करते रहे योगी आदित्यनाथ, वो मेहनत भाजपा के ही विधायकों के द्वारा नहीं की गई। क्षेत्र में वह नहीं गए और कुछ लाभार्थियों को जो लाभ मिलते रहे वो तो सरकार की योजना थी, लेकिन जो विधायकों का जो उनको काम करना चाहिए था उन्होंने बहुत सही तरीके से नहीं किया। कुछ ही विधायक थे जो क्षेत्र में रहते थे, अदरवाइज कई सारे ऐसे विधायक थे, कई सारे तो ऐसे भी विधायक थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि रख दिए थे कि आप उन्हीं से बात करिए। तो ये नाराजगी भी सरकार को बहुत झेलनी पड़ी है। यकीन मानिए, भाजपा के ही विधायकों को लोगों ने कोस कोस के उसके बावजूद वोट इसलिए दिया कि योगी आदित्यनाथ को सामने रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रखते हुए उन्होंने वोट दिया। विधायकों के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से को कहीं ऐसा ना हो कि सरकार फिर ऐसी कोई आए कि जिससे अराजकता फैल जाए। आपने देखा होगा कि बार बार इस बात को कहा जाता रहा भाजपा के नेताओं के द्वारा कि जो भी अराजकता करेगा, जो भी दंगा करेगा, उससे उस तरीके से निपटा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने इस लड़ाई को 80 बनाम 20 का भी नाम दे दिया था। उस फैक्टर पर लास्ट तक वह कायम रहे, क्योंकि ये फैक्टर काम कर रहा था। लोगों को सुरक्षा चाहिए थी और सुरक्षा के ही लिए उन्होंने इस तरीके से अपने जो एक ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न था उससे अलग जाकर इस बार वोट देने का जो अभी संदेश अभी देखा जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, वह किया। लेकिन आने वाले समय में जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जाहिर सी बात है कि अगर हम लोगों तक ये सारी बातें हैं तो भारतीय जनता पार्टी तक भी ये बातें होंगी। और सभी को ये पता है कि लगभग 100 टिकट काटे जाने थे विधायकों के, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर के द्वारा चूँकि छोड़ के जाने पे तो ये हुआ कि कहीं और भी विधायक जाके दूसरे खेमे में ना चले जाएं। तो जाके इससे एक मैसेज पास हुआ कि और विधायकों के टिकट नहीं काटे गए। नहीं, भाजपा को भी मालूम था कि उनके विधायकों के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए टिकट काटने की जो रणनीति थी, हालांकि वो बहुत नहीं, कुछ जगहों पे चेंज हुआ, लेकिन जिस तरीके से चेंज होना चाहिए था वह नहीं हुआ। अब जो भाजपा को बनाना होगा अपनी जो स्थितियां जो कंट्रोल करनी होंगी, क्योंकि बार बार ये फैक्टर काम नहीं करेगा कि योगी और मोदी को ही लोग देखकर किसी को भी वोट देते रहें। ये एक संकेत है। दूसरा, एक बहुत अच्छा संकेत है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो पहले लोगों को अब राशन मिलते रहे। पहले क्या होता था कि लोगों को हर काम में किसी न किसी बिचौलिए को सामने रखना पड़ता था। डीबीटी का जो मामला था, लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे गए, ये सारे फैक्टर ने बहुत काम किया। तो सुरक्षा का मामला, इसने सबसे बड़ा काम किया। और दूसरा, जो वेलफेयर स्कीम थी, इसने बहुत बड़ा काम किया। और अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को जब नतीजे आते हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, वह कितना कन्वर्ट होता है एग्जिट पोल और उसमें क्या डिफरेंस रहता है। क्योंकि सवाल इस पर भी उठाए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल में पहले भी कहा जाता रहा है, जिसमें बंगाल के चुनाव का, असेंबली चुनाव का, उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि वह गलत साबित हुआ था। तो ये सही बात है कि एग्जिट पोल कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल से फाइनल रिजल्ट है, लेकिन यह संकेत तो है ही कि हाँ, किस तरीके से कहाँ सरकार जा रही है। और एक जो डिफरेंस काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है, उसमें ये तो अभी तय दिख रहा है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार अगर बन भी जाती है तो उसमें कई सारे मुद्दों पे सरकार को ये देखना होगा कि जो कमियां रहीं उसको किस तरीके से वो सुधारते हैं। और समाजवादी पार्टी को भी ये देखना होगा कि उनका चुनाव अगर गड़बड़ हुआ तो किस वजह से गड़बड़ हुआ,
उनके जो कुछ नेताओं ने जिस तरीके से बयानबाजी की और ये भी कहा हिसाब किताब बराबर होगा, तो इस तरीके से जो संकेत गए, इवन कि अखिलेश यादव ने भी बाद में बोला कि जिसको भी बदमाशी करनी, जिसको अराजकता फैलानी है वह हमें वोट ना करे। तो ऐसे बयान उनको देने पड़े क्योंकि उनके नेताओं पर उनका कोई लगाम नहीं था। काफ़ी कंट्रोल करने पर, अखिलेश यादव के बार बार कहने पर कि अब ये नई हवा है, नई सपा है, उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। क्योंकि इसके पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उनको खुलकर वोट सारे वर्गों के युवाओं ने दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद उन्होंने केवल मुस्लिम और यादव पर ही फोकस किया और उन पर आरोप लगते रहे। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश का आयोग है, भर्ती आयोग था, उस पर भी लोगों की इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी कि उस पर यादव आयोग लिख दिया गया था। तो किसी भी सरकार के लिए ये खतरनाक संकेत है, क्योंकि सरकार के बनने के बाद में उसको अगर सभी को लाभ दे पाना, एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, करप्शन के इशू नहीं होने चाहिए, तभी लाभ मिल पाता है, तभी सरकार बन पाती है, क्रेडिबिलिटी तभी मेंटेन हो पाती है। और हम इंतजारी करते हैं 10 मार्च तक, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन सरकार बनने जा रहा है, कौन शपथ लेने जा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छा संकेत है कि एक नया वर्ग, लाभार्थी और इन सब के रूप में महिलाओं ने जिस तरीके से खुल के वोट किया है, ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा जागरूक महिलाएं हुई, ये सब अच्छे संकेत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।